अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा तारिक। आज का हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सवालात भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम में आपको ज़ियाबीतस के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात जो है फ्राहम करते हैं और जो कि डॉक्टर जावेद इकबाल जो है वो इस मामले में हमारी मदद करते हैं। और साथ ही साथ आज हमें चचा मियाँ भी ज्वाइन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत दिलचस्प है, जो कि बहुत से ज़ियाबीतस के मरीज जानना चाहते हैं कि अगर उनका पाँव पे कोई ज़ख्म हो जाए या ज़ियाबीतस के साथ साथ पाँव की हम कैसे हिफाजत कर सकते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर जावेद इकबाल से जो है बातचीत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर जावेद इकबाल जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 से 20 सालों से वो हमारे इस अदारे के साथ वाबस्ता हैं और यहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ठीक डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में अद्वियात के हवाले से बात की, उससे पिछले प्रोग्राम में हमने इंसुलिन के हवाले से भी बात की और इसके अलावा हम जो है वो ज़ियाबीतस की इकसाम के ऊपर भी बातचीत कर चुके हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ज़ियाबीतस और पाँव की हिफाजत के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे, क्योंकि अब सर्दियां भी आ रही हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ जो है पाँव की हिफाजत करना थोड़ा मुश्किल है गर्मियों की निस्बत। और इस हवाले से आज हम आपसे कुछ जो है वो मालूमात लेंगे जो कि आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे। आपसे सवाल मेरा पहला ये है कि ज़ियाबीतस और पाँव आपस में इनका क्या कनेक्शन है? जख्म का हो जाना पाँव पे, ज़ियाबीतस का क्या कनेक्शन है इससे? मिस इकरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायबिटीज़ की जो पेशेंट हैं उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने पाँव की हिफाजत चेहरे के मुकाबले में ज़्यादा करें। जैसे कि आप देखते हैं कि ख़वातीन और मर्द हज़रात रोज़ाना सुबह उठ के अपने चेहरे की हिफाजत के लिए उसको साफ़ रखते हैं, उसको वॉश करते हैं, फिर उसके बाद क्रीम इस्तेमाल करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं तो सन ब्लॉक यूज़ करते हैं ताकि उनके चेहरे पर धूप के असरात ना आए, और अपने चेहरे का रोज़ाना मुआयना करते हैं। निकलते आते जाते रोज़ाना शीशे में देख रहे होते हैं कि अपने चेहरा उनका कैसा लग रहा है। डायबिटीज़ मरीज़ को हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने पाँव की हिफाजत चेहरे के मुकाबले में ज़्यादा करें। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो डायबिटीज़ के अंदर 3 मेन मसले हो रहे होते हैं जो पाँव के साथ लिंक्ड है। ज़ियाबीतस का मरीज़ है वो आपको पता है, जैसे हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की थी कि वो न्यूरोपैथी का शिकार होता है। ज़ियाबीतस का मरीज़ खून की बारीक नालियों और टंग बड़ी वाली नालियों उनकी बीमारियों का शिकार होता है। तो आप समझ लें कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं या मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें असाबी तकलीफ न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से मरीज़ों के पाँव में जलन हो सकती है, सुइयाँ चुभ सकती हैं और मरीज़ों को ऐसा लगता है कि पाँव में कोई हिस्सों की ख़त्म हो गई है। और कई मरीज जो अपना जब जूता उतर जाता है उनको पता भी नहीं लगता कि उनका जूता उतर गया हुआ है। तो इसको हम सारे मसाइल को हम मिला के न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ज़ियाबीतस का मरीज न्यूरोपैथी का शिकार होता है। जो न्यूरोपैथी होती है वो हमेशा डिस्टल पार्ट्स पे होती है, हैंड्स पे होएगी या फीट पे होएगी। फीट पे ज़्यादा कॉमन होएगी एज़ कम्पेयर टू कि हैंड्स पे हो। तो इसका मतलब है कि ज़ियाबीतस के मरीज़ का जो पाँव है उसकी सासियत बाकी नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में कम होती है, उसकी सेंस करने की सलाहियत कम होती है। तो ऐसा हो सकता है कि मरीज़ को कोई चीज़ चुभ जाए और उसको एहसास ही ना हो। और इसके साथ जो दूसरा मसला और होता है वो होता है खून की नालियों का तंग होना, जिनकी वजह से हार्ट के इश्यूज़ भी होते हैं, हार्ट अटैक्स भी होते हैं, जिनकी वजह से फाले का मरीज़ भी फाले के शिकार भी हो जाते हैं मरीज़। और उसी में से एक बीमारी पाँव की बीमारी है। पाँव की नब्ज़ें उसमें कम हो जाती हैं, उनमें खून का बहाव कम हो जाता है। इसीलिए जब वो मरीज़ आता है तो उसके पाँव की नब्ज़ें ज़रूर चेक करते हैं कि वो बहाल है कि नहीं है। और ऐसा देखा गया है कि ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं वो उनको पाँव ज़्यादा ठंडे महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है उनमें खून का बहाव कम होना शुरू हो गया। तो ये जो खून का बहाव कम होना है और फिर उसमें साबी तकलीफ का होना है, पाँव का सुन्न होना है या बेसुन्न है, ये दोनों मिल मिला के ज़ियाबीतस में पाँव की बीमारी को जन्म देते हैं। इस तरह से ज़ियाबीतस का पाँव की बीमारी से तल्लुक़ बनता है।
अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने बात की कि हाथों की निस्बत पाँव की हिफाजत करना वो ज्यादा अहम है और चेहरे की निस्बत भी। तो जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनके अगर कोई कुछ काटते हुए, जैसे कि अगर हम खवातीन की बात करें, सब्जी या खाना बनाते हुए उनके हाथ पे अगर कोई कट लग जाता है, क्या उसको भरने में भी उतना ही वक्त लगेगा जितना कि पाँव पे जख्म हो उसको भरने में? पाँव में जो सर्कुलेशन है हार्ट से जो आ रही, हार्ट से निस्बतन पाँव ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू हैंड्स। तो जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा इम्पेयर्ड होती है पाँव की एज कम्पेयर टू हैंड्स। तो हैंड्स में हो सकता है कि वो जो हीलिंग है वो पाँव के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हो जाए, जल्दी हो जाए। इसलिए हम ज़्यादा पाँव के सवाल से ज़्यादा एहतियात करते हैं। और इसमें ये भी तो जरूरी है ना डॉक्टर साहब कि आपकी शुगर कंट्रोल में हो, तभी आपका जख्म जो है वो हील होगा। अब ये है कि प्रिवेंशन ऑफ डायबिटिक फुट, आप अपने डायबिटीज की वजह से पाँव की जो बीमारी है उससे बचने की जो तदाबीर है, उस ये सवाल उससे कंसर्न है, तो उसका मतलब उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जांचते रहें और उनकी दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें डॉक्टर के मशवरे से। ये और स्मोकिंग ना करें। जो स्मोकिंग है ना वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो डायबिटिक फुट को जन्म देता है, डायबिटीज में पाँव की बीमारी को जन्म देता है। अच्छा, इसका स्मोकिंग से भी ताल्लुक होता है। और जो नॉन डायबिटिक्स होते हैं कई दफ़ा उनमें भी ये गैंग्रीन या पाँव की बीमारी होती है, तो उसमें भी स्मोकिंग का निकल आता है। तो स्मोकिंग आमतौर पे खून की नालियों को तंग करती है, तो तंग होने से खून का बहाव कम होता है और वहाँ पे इन्फेक्शन जन्म लेती है, प्रॉब्लम जन्म लेती है। सही। डॉक्टर साहब, ये गैंग्रीन क्या होती है? अक्सर मैंने ये नाम सुना है, लेकिन ये क्या होती है गैंग्रीन? गैंग्रीन बेसिकली गैंग्रीन का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जब खून की सप्लाई किसी जगह पे ना हो रही हो और वो हिस्सा जिस्म का जहाँ पे खून की सप्लाई नहीं जा रही वो एक तरह से डेड हो जाए। तो वो जो डेड पार्ट है वो वहाँ पे इन्फेक्शन का बायस बन सकता है, वहाँ से इन्फेक्शन जिस्म में फैल सकती है, लेकिन वो हिस्सा जो है वो बॉडी के बाकी पार्ट से एक तरह से कट जाता है, तो उसको फिर रिमूव करना ही बेटर होता है। उसका इलाज जो है वो रिमूवल है, ये सर्जरी है। और डॉक्टर साहब, पता कैसे चले कि ये आम जख्म है या ये गैंग्रीन से ताल्लुक है जख्म का? वो कैसे डिफरेंशिएट कोई इंसान कर सकता है? ये गैंग्रीन का जो जख्म है ना, गैंग्रीन का मरीज आप क्लिनिक में जब आते हैं गैंग्रीन के मरीज, तो वो जब कमरे में दाखिल ही होते हैं तो वहाँ से एक खास किस्म की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ पे डेड मटेरियल इकट्ठा हो गया और डेड बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए। तो वो जो गैंग्रीन है कि उसकी खास स्मेल होती है। फिर सिमिलरली जो गैंग्रीन का जख्म है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खून की सप्लाई नहीं है, तो वो एरिया जो हिस्सा आपका जिस्म का रेड होता है वो आपकी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जब आपकी ब्लड की सप्लाई नहीं है तो जिस्म वही हिस्सा जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो वो ब्लैक जो वाला जो जख्म होता है और जो स्मेली जख्म होता है, ये ड्राई और वेट गैंग्रीन का पार्ट होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप हो गई, अब आप किसी सर्जन से रब्ता करने से। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर किसी को गैंग्रीन का मसला हो गया, ठीक है, जैसे पाँव पे, अभी वो सिर्फ अंगूठे पे है या किसी और पाँव की किसी उंगली पे, और सिर्फ अभी वो थोड़े हिस्से पे है, क्या हम उस थोड़े हिस्से को भी डॉक्टर हजरात काट देते हैं अगर जरूरत पड़े, या उसको बचाया जा सकता है? डिपेंड करता है डॉक्टर्स उसमें से एक दो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे डॉप्लर अल्ट्रासाउंड है या सीटी एंजियोग्राम एक इन्वेस्टिगेशन है जो वेसल्स को विजुअलाइज कर लेती है और बता देती है कि इस एरिया तक ब्लड सप्लाई ठीक है और यहाँ से आगे ब्लड सप्लाई ख़राब है। तो अगर तो उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो फिर तो वो वायबल टिश्यू नहीं है, फिर उसको निकाल देना ज़रूरी होता है। डेड नेक्रोटिक टिश्यू है उसको निकाल देना ज़रूरी। लेकिन अगर वायबल है और उसमें हीलिंग हो सकती है तो फिर हम चॉइस लेते हैं कि उसको एंटीबायोटिक वगैरह दे के पेशेंट को ठीक किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम गैंग्रीन की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी सूरत है जिसमें पाँव आपका जो है वो काटा जा सकता है या जो भी आपका हिस्सा है पाँव का। इसके अलावा और भी कोई सूरतें हैं ज़ियाबीतस के मर्ज में जिसमें आपका पाँव काटने की जो है वो ज़रूरत पड़ सके? ज़ियाबीतस के मरीज़ में जो पाँव काटने की या कोई उनमें से कोई एक उंगली काटने की नौबत आती है, आम तौर पे किसी मरीज़ को जब पहला हिस्सा होता है इन्फेक्शन, ठीक है, अब जब भी हमारे मरीज़ को पहले इन्फेक्शन होती है, कोई छाला निकल आता है, वो मरीज़ कोशिश करता है कि वो सर्जन के पास ना जाए, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज़ के मरीज़ के बारे में तोहमात जो है वो डायबिटीज़ की मर्ज़ के बारे में तोहमात बहुत ज़्यादा माशरे में।
तो ये भी एक उसमें से मिथ है कि अगर आपको पाँव में ज़ख्म हो गया तो आप सर्जन के पास जाएंगे तो वो पाँव काट देगा, जो कि ये गलत फहमी है। अगर ज़ख्म को इब्तदाई स्टेज पे प्रॉपर एंटीबायोटिक के साथ और अगर को प्रॉपर नसीहत ड्रेनिंग नहीं करनी है सर्जन ने, वो करके ट्रीटमेंट दी जाए तो वो उसमें से गंग्रीन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, या इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब ये होता है कि मरीज़ 5, 6, 7 महीने अपने लोकल किसी डिस्पेंसर के पास या किसी होम्योपैथिक के पास या कीमो के पास या खुद एक मरहम पट्टी वाला सिस्टम शुरू करके उसको छुपाता फिरता उस बीमारी को, एक तरह से डिनाइल फेज में रहता है कि मुझे वो नहीं है और मुझे ये नहीं है। जब वो मामला बहुत कॉम्प्लिकेट कर जाता है तो कई दफ़ा बोन इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाना, यानी बोन की इन्वॉल्वमेंट, बोन में भी इन्फेक्शन चली गई और बोन भी वहाँ से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। अब ऐसी सूरत में फिर एम्पुटेशन उस फिंगर की या उस टो की एम्पुटेशन करनी पड़ती है। अब एक्सटेंट देखा जाता है कि क्या बीमारी किस हद तक फैली हुई है, तो फिर उस हिसाब से सर्जन डिसाइड करते हैं कि ये नी से बिलो एम्पुटेशन करनी है, एट दी लेवल ऑफ एंकल एम्पुटेशन करनी है या उससे भी ऊपर करनी है, डिपेंड करता है कि कहाँ तक ब्लड फ्लो बहाल है। तो ये है कि ये फिर सर्जन की चॉइस होती है। लेकिन याद रखें कि हर जो इन्फेक्शन है या हर ज़ख्म जो है उसमें सर्जरी ज़रूरी नहीं है। आप सर्जन के पास ज़रूर जाएं, उनको दिखाएं, उनसे ओपिनियन लें, और अगर आप एक ओपिनियन से मुतमईन ना हो, आप एक ओपिनियन ले लें, दो स्पेशलिस्ट की ओपिनियन ले लें और उसके बाद ट्रीटमेंट करें। लेकिन इस मर्ज़ को छुपाएं ना। ये जो लोग 6 महीने 7 महीने देर करके आते हैं तो उस वक्त इन्फेक्शन फैल चुकी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छे से जो है वो हमारी ऑडियंस को ये बताया है कि इस तरह से हमारा गैंग्रीन का इशू कब होता है और ये सारी चीज़ें। एक सवाल आपसे मेरा और है कि हम बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को देखते हैं जिन्हें एक पानी वाला छाला निकल आता है, लेकिन वो उसे इतना सीरियस नहीं लेते हैं और वो उसको कोई जख्म या कुछ ऐसा वो कंसीडर नहीं करते। क्या उनका ऐसा करना ठीक है या नहीं ठीक? क्या उन्हें उस पानी वाले छाले को भी सीरियसली लेना चाहिए या नहीं? जो डायबिटीज का मरीज है उसको अपने पाँव का मुआयना रोजाना करना चाहिए, और बेस्ट इसका तरीका ये भी है कि मरीज अपने घर में वो मिरर रखे जो मैग्नीफाइंग मिरर होता है, और उसके साथ अपने पाँव को रोजाना वॉच करे, देखे, उनको ऑब्जर्व करे कि वहाँ पे कोई कट तो नहीं लगा हुआ, कोई छाला तो नहीं निकल आया जैसे आपने जिक्र किया, कोई ब्लिस्टर तो नहीं बन गया, कोई वहाँ पे एबनॉर्मल कोई वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं हुई। ऐसी सूरत में जब इस तरह की कुछ चीज़ वो नोट करे, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं होगी उंगलियों के दरमियान, तो चाहिए मरीज़ को ये चाहिए कि अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें, और अगर वो एडवाइस करें तो सर्जन से भी रब्ता करें। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स हैं वो सर्जन के पास जाने से घबराते हैं, तो अगर उनके डायबिटीज स्पेशलिस्ट उनको एडवाइस दे रहा है कि आप सर्जन से ओपिनियन ले लें, तो उनको अपना ओपिनियन ज़रूर ले लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो जो टू डू और सर्जरी एंड नॉट टू डू और सर्जरी, ये जो डिसीजन है ज़्यादा बेहतर सर्जन ले सकता है। और सर्जरी की इकसाम है, ये हर एक में हम टांग काटने या एम्पुटेशन नहीं करते। इसमें एक होता है कि आप डिब्राइडमेंट कर देते हैं, उसमें से जो थोड़ा डेड टिश्यू होता है वो निकाल देते हैं, इसको हम डिब्राइडमेंट कहते हैं। एक होता है कि कहीं पे इन्फेक्शन है, पास इकट्ठी हो गई है, तो आप एक इंसिजन देते हैं और एक ड्रेन कर देते हैं। ये सारे माइनर प्रोसीजर्स हैं, और ये बहुत अच्छा एक्सपर्ट सर्जन बहुत 5-10 मिनट्स में ये कर देते हैं, और इसके कोई नुकसान नहीं है। ये उस तरह के ज़ुमरे में नहीं आता कि जैसे कोई पाँव काटा जा रहा है या उंगली काटी जा रही है। और इन प्रोसीजर्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए मरीज़ को, इनको करवा लेना चाहिए। तो ये छाले वाली बात आपने की, इसके लिए भी उनको अपने डॉक्टर के पास आना चाहिए। सही। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में देखा है कि जैसे उंगलियों के दरमियान में, पाँव की उंगलियों के दरमियान में भी अगर कोई जख्म हो जाए, लेकिन वो उसको भी इतना सीरियस नहीं लेते, और उन्हें होता है कि अच्छा खुश्की टाइप कुछ इस तरह से हो जाए तो उसे वो इतना नहीं अपनी मर्जी से क्रीमें लगाते रहते हैं। अपनी मर्जी से। क्या इनके लिए भी कोई स्पेसिफिक क्रीम होती है या कुछ ना कुछ इस तरह से जिससे वो अपनी रोजाना डेली बेसिस पे अपने पाँव की जो है वो जैसे मॉइस्चराइजिंग लोशन या कुछ ना कुछ ऐसा लगा सकते हैं कि नहीं? नीम गर्म पानी जो है ना, अच्छा, ना टू हॉट हो ना टू कोल्ड हो, ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम्स कर सकते हैं पाँव पे। ठीक है। टू हॉट जो है वो बंद कर सकता है, क्योंकि पेशेंट को महसूस नहीं होता कि कितना गर्म पानी है। कई दफ़ा उसकी सेंसेशन लूज हो गई होती है टेम्परेचर सेंस करने की, तो मरीज़ को टू हार्ड भी वहाँ पे छाले या ब्लिस्टर या कोई प्रॉब्लम कर सकता है।
और टू कोल्ड भी वहाँ पे उसके फ्रास्ट बना सकता है, प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो टू हॉट और टू कोल्ड पानी ना, और नीम गर्म पानी के साथ रोज़ाना पाँव को वॉश करना चाहिए और अच्छी तरह तौलिए के साथ खुश करके फिर उसके साथ सॉक्स पहन के बाहर निकलना चाहिए। ये है हमारी जनरल एडवाइस पेशेंट्स को। अगर वो रोज़ाना ये करेंगे तो ये दा बेस्ट है, और उसमें जो मॉइस्चराइजर लोशन है वो लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब कुछ डायबिटिक पेशेंट्स जिन्होंने वॉक करनी है, ठीक है, और इस मौसम में अगर वो वॉक करते हैं और वो जॉगर्स पहन के वॉक करते हैं, तो चूंकि वो बंद होंगे तो अंदर कुछ लोगों को स्वेटिंग का भी तो इशू होता है ना, हाथ और पाँव में पसीने आते हैं इस मौसम में, तो उससे भी तो जख्म हो सकता है। तो वो कैसे फिर जो है वॉक करें, क्या उसमें उनके लिए टू मच टाइट शूज ना पहने, ठीक है, और टू मच लूज शूज ना पहने। जब आप टू मच टाइट पहनते हैं तो वहाँ पे आपका ब्लड फ्लो जो है वो कम्प्रोमाइज़ होने का खदशा होता है, तो उससे ये है कि इन्फेक्शन जन्म लेने के चांस ज़्यादा हो जाता है। और टू लूज पहनने से ये है कि आपका चूँकि ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ हुआ है, वहाँ पे न्यूरोपैथी है, तो वो जो बैलेंस मेंटेन करने की सलाहियत है वो ज़रा कम हो सकती है। तो टू लूज और टू सही फिटेड शूज़ पहनने चाहिए डायबिटिक्स को। वो बेशक जॉगर की फॉर्म में हो या कोई और फॉर्म हो। कैनवस की शूज़ आमतौर पर हम कहते होते हैं, कैनवस की शूज़ रिकमेंड करते हैं। ऐसे शहर में कुछ 2-3 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे पेशेंट अपने डायबिटिक शूज़ डिज़ाइन भी करवा सकता है। ऐसा मरीज, और वो किस किस्म के होते हैं, जैसे वो आपके प्रेशर पॉइंट्स को जज करके बनाए जाते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर डिफॉर्मिटीज बनने का बहुत खदशा होता है। मसलन जब डायबिटिक फुट डेवलप हो गया है, आपके पाँव की हिस्से ख़त्म हो गई हैं, ब्लड फ्लो ज़रा कम हो गया है, ऐसे मरीज का के पाँव के अंदर डिफॉर्मिटीज बनने का खतरा होता है और फ्रैक्चर्स होने का खतरा होता है, तो वो चलते हुए उसका बैलेंस भी ख़राब हो सकता है। तो उसमें हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं शूज़ को कि उन प्रेशर पॉइंट्स का ख्याल रखा जाता है कि किसी एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़ जाए और किसी दूसरी साइड प्रेशर कम ना हो। तो वो जो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये एक बाकायदा टीम होती है शहर में, मेयो हॉस्पिटल में, और 1-2 और सेंटर्स हैं, जैसे कि ये रिहेबिलिटेशन डिसऑर्डर्स का एक सेंटर है गैलेक्सी सिनेमा के करीब, वो लोग भी डायबिटिक शूज़ जो हैं वो स्पेशली डिज़ाइन करके देते हैं, उससे मरीज को काफ़ी बेनिफिट होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से। बहुत सारी ख़वातीन जिनको हाई हील्स पहनने का शौक़ है, तो वो हाई हील्स क्या डायबिटिक पेशेंट्स को पहननी चाहिए, क्योंकि उससे भी तो आपके पाँव पे जख्म हो सकता है? नहीं, हाई हील्स हम रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, नहीं पहन सकती है फिर वो? वैसे ही वो जितनी भी हाइट किसी इंसान की होती है वो उसमें खूबसूरत लगता है, वो अपनी हाइट को हील से बढ़ा लेता तो अजीब सा ही लगता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल जो कि मैं पूछना चाहूँगी वो ये है, आपने जूतों के हवाले से भी बात की कि उनके शूज़ कैसे होने चाहिए। डॉक्टर साहब, पाँव की हिफाजत क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर भी आपने थोड़ी सी रोशनी डाली कि पाँव डायबिटिक पेशेंट्स के पाँव की हिफाजत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो है वो पाँव में कोई ना कोई जो है, और वैसे भी देखें जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी लाइफ में 25% चांस होता है कि डायबिटिक फुट की बीमारी डेवलप करे, बाकी नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में। तो एक दूसरा उसके साथ बहुत ज़्यादा मोर्बिलिटी अटैच है। आप ये समझ लें कि थाउजेंड्स में लोग जो हैं पर डे दुनिया में, उनको 1000 से भी ज़्यादा तादाद जो है उनको डायबिटिक फुट की वजह से एम्पुटेशंस होती हैं और डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए जब तक पाँव की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये एम्पुटेशन और डिसेबिलिटीज़ होती रहेंगी। इसलिए डायबिटिक मरीज़ के अंदर पाँव की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और क्या डॉक्टर साहब ये हर डायबिटिक पेशेंट के साथ ऐसा हो सकता है जैसे पाँव का जो है वो मसला हो, या ऐसा नहीं है? अगर आप जैसे हम कॉम्प्लिकेशन पे बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि आप अपना ग्लाइसीमिक कंट्रोल कैसे रखते हैं, और क्या डे 1 से ऐसा रखते हैं या बाद में अपना ग्लाइसीमिक कंट्रोल बेहतर करते हैं। ठीक है। अगर ये दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन जब आप डे 1 से शुगर कंट्रोल रखते हैं तो आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। मसलन अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C जो 3 महीने की औसत है वो 6.5% से कम रहती है, तो बहुत कम इम्कान है कि आपके अंदर कोई डायबिटिक फुट डेवलप हो जाए। अच्छा, तो काफ़ी कम जो है वो चांसेस होंगे कि आपके अंदर डायबिटिक फुट जो है वो ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर में हमें चचा मियाँ भी ज्वाइन करेंगे। चचा मियाँ के ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम है, तो मैं मरीजों के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। तो एक तो करने वाली काम ये है कि डायबिटिक मरीज़ को रोज़ाना अपने पाँव का मुआयना करना चाहिए, नीम गर्म पानी से उनको वॉश करके
और फिर अच्छी तरह तौलिए से खुश करके फिर सॉक्स पहन के वो बाहर निकला करें। जब भी वो बाहर जाएँ तो नंगे पाँव मत जाएँ, नंगे पाँव निकलेंगे तो चांस है कि वहाँ से उनको कोई इन्फेक्शन या कोई चीज़ काट जाएगी तो उनको पता भी नहीं लगेगा, या कोई चीज़ चुभ जाएगी तो उनको पता नहीं चलेगा। तो घर में भी अब पता ख़वातीन मर्दों हज़रात को आदत होती है कि वो नंगे पाँव ज़रा बाहर दरवाज़ा खटका तो नंगे पाँव बाहर चल पड़े। तो इन आदात में से उनको बाहर निकलें, इन आदात को अडैप्ट नहीं करना, ये नहीं वाली बात है। सर एक और चीज़ भी तो होती है घरों में कि वो दूसरों के जूते भी पहन लेते हैं, जैसे कि आपका जो अपना जूता है उसको छोड़ के आप किसी और का जूता पहन लेते हैं, किसी और को कोई स्किन डिजीज है या कुछ ना कुछ ऐसा, तो वो आप में भी तो चांस है, ऐसा भी चांस है। एक दूसरा ये कि जब आप शूज़ वैसे पहनते हैं और बगैर देखे उसके अंदर से पहले उसको इंस्पेक्ट करें, देखें उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं ऐसी, कोई कील वगैरह तो नहीं छुपा हुआ पड़ा हुआ अंदर, तो आप पहले उसको साफ कर लें अच्छी तरह फिर ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये कि बाथरूम सर्जरीज ना करें। हमारे अक्सर मरीज जब उनको कोई छाला या कोई ऐसा कुछ जख्म बन जाता है तो वो खुद ही उसकी एक सर्जरी करना शुरू कर देते हैं और बाथरूम में जाके चुप के अपना इलाज शुरू कर देते हैं। हमारे आपको पता हर बंदा डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि तो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी 2 लाइनें पढ़ ली हैं तो इसका मतलब मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो ये पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो है उसके साथ स्पेशलिस्ट नहीं बनना चाहिए जब तक आप स्पेशलिस्ट ना हो। दूसरी ये बात है कि बाथरूम सर्जरी ना करें और प्रॉपर अपनी कंसल्टेशन लें, ये इम्पॉर्टेंट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सही, तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो के हवाले से मिस इकरा मैं ऐड करना चाहूँगा, नेल्स के हवाले से ये कि नेल्स जो कटिंग करते हैं रोजाना तो वो उसको आपने स्ट्रेट काटना है, राउंड नहीं काटना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी, जो फ्लैट फुट डायबिटिक्स होते हैं जैसे कि जिनके पाँव नीचे से बिल्कुल सीधे होते हैं, वो किस तरह से वॉक कर सकते हैं? फ्लैट फुट वाले जो है वो अपने स्पेशल शूज डिज़ाइन करवाएं और करें वॉक, कोई इशू नहीं। और उनके स्पेशल शूज कैसे होंगे? फ्लैट ही होंगे, उनके पाँव के मुताबिक प्रेशर को डिज़ाइन करके। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब ये क्या इसमें होता है कि नॉर्मली हमारा पाँव तो एक वो कर्व सा आ रहा होता है, लेकिन जो फ्लैट होते हैं एनामली है ना, ये तो एनाटॉमिकल चेंज है, एनाटॉमिकल एनामली है। तो उसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके प्रेशर पॉइंट्स कहाँ बंद हैं और वो उसके ऊपर कोई एक जगह ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो वहाँ पे चांस होगा ब्लिस्टर बन जाए। ठीक है। उससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप उससे पहले किसी, इनको हम कहते हैं जो पोडियाट्रिस्ट कहते हैं, स्पेशल जो ये लोग डील करते हैं पाँव की बीमारियों को, तो उनके साथ पहले एक मीटिंग कर लें और फिर अपनी वॉक प्लान करें। अच्छा सही हो गया। तो चचा मियाँ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। चचा मियाँ तो अपने पाँव में जख्म करा के आ गए हैं कोई। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को खलूस भरा आदाब आदाब। डॉक्टर साहब आज मैं आ रहा था, बल्कि आ क्या गया हूँ, लाया गया हूँ, मुझे कोई छोड़ के गया है। अच्छा। बात ये हुई थी कि जब पिछली दफ़ा मैंने प्रोग्राम किया था तो मेरा मूड बना कि मैं ऊपर से छलांग लगाऊं। मैं अपनी छत पे चढ़ गया, मैंने लगा दी नीचे छलांग, वो दीवार के साथ एक कील लगा था वो मेरे पाँव में लग गया है और वो उसके बाद मैंने वो इलाज किया इसका, वो अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा, इलाज लंबा ही होता जा रहा है। तो आप इलाज करवा रहे हैं चाहिए? वो तो मेरे अपने ही हकीम है ना, उसका तो आप ना पूछे, फिर वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो मकसद कहने का मेरा ये है कि ये पाँव का ज़ख्म इतनी जल्दी ठीक क्यों नहीं होता, और अगर ये ठीक ना हुआ तो कहीं पाँव काटना तो नहीं पड़ेगा। अब इस पे बात कर लेते हैं। देखिए जो पाँव का ज़ख्म ज़्यादा देर हील नहीं होता ना, उसकी वजह ये है कि आपके जिस्म में इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने से आपके जिस्म में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये जो इंसुलिन की कमी है इसकी वजह से बॉडी के सारे अज़ा मुतासर हो रहे होते हैं, तो आपका जो दिफाई निज़ाम है वो भी कमज़ोर होता है। तो आपके अंदर बाकी लोगों के मुकाबले में दिफाई निज़ाम, इन्फेक्शन से बचने का जो निज़ाम है या इन्फेक्शन को किल करने का जो निज़ाम है वो कमज़ोर है। एक दूसरी बात ये कि पाँव में खून की सप्लाई थोड़ी कम होती है,
कभी कभी आपने देखा आपको पाँव ठंडे महसूस होते हैं। हाँ बहुत, बल्कि वो तो मुझे गर्मियों में भी ठंडे महसूस होते हैं, सर्दियों के अलावा सप्लाई आपकी थोड़ी कम है। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको पाँव ये सोल महसूस होते हैं। हाँ कभी कभी अगर कभी आप जूता तेजी में पहनना चाहें तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, मुश्किल होती है। आप फिर हमारी जो है आपकी जो वाइफ है ज़ौजा मोहतरमा है, उनकी मदद लेके सर एक तो जख्म है, ऊपर से आपने उसका नाम ले लिया, अब मुझे दो टेंशन ने आपने दे दी है डॉक्टर साहब। अच्छा आपने क्या कहा जूता तेजी से आपकी वाइफ का, तो आप परेशान हो जाते हैं। सर जी मैं तो छुप आके आपके पास आता हूँ, उसे पता लग गया तो उसने कहा इस कंडीशन में भी उठ के चले गए हो तुम्हें बड़ा शौक है प्रोग्राम करने का। चलिए इसका मतलब वो तो फिर बड़ा ख्याल रखती हैं आपका। हर शरीफ आदमी की तरह आपको भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, पहला शादी के दूसरे दिन ही बंदा ये सबक अपने साथ ये जो है ये याद कर ले कि अगर वो एक अच्छा शौहर है तो डरता ज़रूर रहे, वरना उसके कामयाब नहीं। तो ये मुझे लगता है हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम कामयाब जिंदगी के लिए राज बताते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब ये जो आपने बात की थी तो दो बातें ये होंगी, खून की कमी, असाबी तकलीफ और फिर ये इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होना और इन्फेक्शन का यही लेट होना। और फिर चौथा जो आप काम खुद ख़राब करते हैं वो ये कि जब आप ना तजुर्बाकार किस्म के लोगों से अपना इलाज करवाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप जब मोबाइल अपना ठीक करवाने जाते हैं तो आप किसी मोबाइल शॉप वाले के पास जाते हैं या किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं? मेरे ख्याल में मोबाइल शॉप पे जाना चाहिए। आप किधर जाते हैं? मैं मोबाइल वाले के पास जाता हूँ। अच्छा तो जब आपको ये जो जख्म हो जाता तो आपको सर्जन के पास जाना चाहिए, डॉक्टर फिजिशियन के पास जाना चाहिए या किसी हकीम या किसी ना तजुर्बाकार बंदे के पास जाना चाहिए? ओ ये बात तो मैंने सोची नहीं थी, आपने अच्छी मिसाल दी डॉक्टर साहब। हाँ। कि वो जो है कि जैसे हम मोबाइल ठीक करवाने मोबाइल की शॉप पे जाते हैं, हम चले जाते हैं, ये छोटे छोटे जो थरों पे बैठे होते हैं। हाँ। कोई जरा होता है, कोई नीम हकीम होता है, तो अच्छा, फिर तो जो आप कपड़ा पहनते हैं वो आप अच्छी दुकान से लेते हैं ना? आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी ये पहनी हुई है वास्कट टाइप। शुक्रिया शुक्रिया से ली है। ऐनक भी आपने किसी अच्छी जगह से बनवाई है, ऐसे ही है ना? हाँ, और टोपी भी बहुत अच्छी जगह से ली है। इन सारी जगहों में आपने एक अच्छी जगह का इंतखाब किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल। लेकिन जब डायबिटिक फुट की बात आई है, पाँव की बीमारी की बात आई, तो आपने कहा कि किसी अल्टरनेटिव बंदे के पास चले जाते हैं, सर्जन के पास नहीं जाते। ऐसे ही हो ना? तो इसका मतलब है कि हम सेहत के मामले में कभी कभार अल्टरनेटिव जगहों का इंतखाब करते हैं जो कि गलत होता है। आपको अपने डॉक्टर मुस्तद किस्म के डॉक्टर जो हैं जो डायबिटीज़ के हों उनके पास जाना चाहिए था, ठीक है? बिल्कुल ठीक। या आपको किसी करीब अच्छे क्वालिफाइड सर्जन के पास, और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि क्वालिफाइड अच्छा सर्जन कौन है, क्वालिफाइड डायबिटीज स्पेशलिस्ट कौन है, वो आप सर्च करके चले जाते हैं। आपके तो मोबाइल में भी आप सर्च कर सकते हैं ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, अब तो ऐसे तरीके हैं और हमें जाना भी चाहिए, हमें सही जगह पे जाना चाहिए। तो बस ये है आपका जो आपने जो पूछा कि मेरा पाँव काट जाएगा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका जो जैसे आपको चोट लगी है, इन्फेक्शन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो हील अप हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पाँव काटे जाएं। आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब। और आप अपनी ज़िंदगी की कई बारें देखेंगे। हाँ इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आज फिर बहुत अच्छी नसीहत आपसे जो है एक चीज़ हमें मिली है कि हमें ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए जो प्रॉपर डॉक्टर हैं, सनद याफ्ता डॉक्टर हैं और अपने इस काम में एक्सपर्ट हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ जो है वो क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाँव की नब्ज़ कैसे चेक की जाए, वो कैसे चेक की जाती है? आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं मुआयने के लिए तो डॉक्टर आपकी दोनों नब्ज़ें चेक करता है। एक जो है वो आपके बिल्कुल जो ये टखने की बिल्कुल साथ होती है और एक पाँव के ऊपर वाले हिस्से पे चेक करते हैं। तो आप रिक्वेस्ट करके अपने डॉक्टर से कि भाई मुझे भी इस बारे में कुछ आगाही दे दें, तो आप आगाही ले सकते हैं और आप फिर उस हिसाब से रोज़ाना अपने पाँव की नब्ज़ों का मुआयना कर सकते हैं। वैसे भी तो हमारे यहाँ लोग बीपी भी तो खुद घर में चेक करते हैं, इसी तरह पाँव की नब्ज़ों में चेक करने में कोई रही नहीं है।
ये किसी भी अपने जो डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उनसे सीखा जा सकता है। और सर डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो आपसे मैंने पूछनी है कि पाँव में जलन की क्या वजह होती है? क्या इसका भी वो शुगर हाई होने के साथ कोई ताल्लुक है या क्यों? जलन की दो वजूहत होती हैं। एक तो वही है कि डायबिटीज़ की वजह से असाबी तकलीफ हो, और ऐसा डायबिटीज़ की इब्तदाई दिनों में भी हो सकता है जो कि शुगर कंट्रोल करने से वो ठीक हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आपकी पुरानी बीमारी हो गई है, डायबिटीज़ बहुत अरसा रही है और अनकंट्रोल रही है, तो उसके साथ जलन शुरू हो जाए, वो न्यूरोपैथी वाली जलन कहलाएगी। लेकिन एक और विटामिन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उस विटामिन का नाम है विटामिन B12। देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटिक्स जो कि मेटफॉर्मिन नामी मेडिसिन, ग्लूकोफाइन नामी मेडिसिन या न्यूडीपार मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ जो मेडिसिन लेते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी के आसार ज़्यादा, उनकी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अगर विटामिन B12 की कमी हो तो उसमें भी पाँव में जलन की शिकायत कामली होगी। सही। ठीक है, तो ये दो इसकी रीजन है ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पाँव पे गुदगुदी करते हैं इससे शुगर कम हो जाती है? ये जो पाँव पे गुदगुदी करते हैं इसके कम से कम आप साइकोलॉजिकली बेहतर महसूस करते हैं, इससे शुगर बेहतर ही होती होगी, तो आप गुदगुदी कर सकते हैं। चलिए आज जाके ये भी मैं देखूंगा। जी नाज़रीन, इसी के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया चचा मियाँ कि आज आप आए, आपने सवाल पूछे डॉक्टर जावेद इकबाल से। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से जो है वो हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकालते हैं, और अभी आपके पेशेंट्स भी बाहर आपका वेट कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम आप लोगों से भी इजाज़त चाहेंगे, और आप जो है हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस प्रोग्राम में लिख कर भेज सकते हैं, और अगले प्रोग्राम में हम वो ज़रूर शामिल करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।